1947 में मेन का ट्रैंक्विल शहर एक चौंकाने वाली हत्या से दहल गया था। इस मामले में मुख्य संदिग्ध एंडी डुफ्रेस्ना नाम का एक स्थानीय बैंकर है। बेगुनाही के जोरदार विरोध के बावजूद अदालत ने उसे दोषी ठहराया और लगातार 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एंडी को जेल भेज दिया गया। शैंक जेल एक कुख्यात संस्था है जो सबसे मजबूत लोगों को भी तोड़ने के लिए जानी जाती है। इस बीच एक सजायाफ्ता हत्यारे को शशांक में 20 साल बिताने के बाद परोल के लिए साक्षात्कार दिया जाता है, ये दिखाने के उसके ईमानदार प्रयासों के बावजूद कि उसने एक नया ले लिया है। परोल बोर्ड ने उसकी याचिका खारिज कर दी। निराश रेड जेल में अपनी दिनचर्या में लौट आता है, जिसमें पैसे के बदले में अपने साथी कैदियों के लिए अवैध वस्तुओं की तस्करी शामिल होती है। जब कैदियों का एक नया बैच शशांक रेड में आता है और उसके दोस्त इस बात पर दांव लगाते हैं कि जेल जीवन के भारी दबाव के कारण कौन रेड प्लेस में भाग लेगा। एंडी पर दांव लगाने के बाद वह ऊपरी तौर पर शांत दिखता है, लेकिन अंदर से निराशा की गहरी भावना रखता है। हालांकि यह एंडी नहीं है, बल्कि एक मोटा कैदी है जो अपनी पहली रात को टूट जाता है और बेकाबू होकर रोता है। कैदी का रोना एक परपीड़े कैप्टन हेडली का ध्यान आकर्षित करता है। गार्ड जो कैदियों के साथ क्रूरता करने में आनंद लेता है। हेडली ने उस असहाय व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकाला जो उसे घंटों तक बेरहमी से पीट रहा था। अगली सुबह कैदियों को पता चला कि मोटे व्यक्ति की चोटों के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई, क्योंकि जेल के डॉक्टर रात के लिए बाहर थे। इससे एंडी स्तब्ध रह गया और वह उस आदमी के नाम के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोई उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहता है। एक महीना बीत जाता है और एक दिन एंडी रेड के पास जाता है, ये सुनने के बाद कि वह जेल में चीजों की तस्करी कर सकता है। उसने रेड से उसे एक पत्थर का हथौड़ा लाने के लिए कहा और कहा कि वह चाहता है चट्टानों को इकट्ठा करने और तराशने के अपने शौक को आगे बढ़ाने के लिए। रेड को आश्चर्य होता है कि क्या वह हथौड़े का उपयोग करके इंजीनियर बनने और भागने का इरादा रखता है, लेकिन एंडी ने इस सुझाव को हंसी में उड़ा दिया। इसलिए रेड ने आदेश स्वीकार कर लिया, लेकिन एंडी को उन बहनों के बारे में भी चेतावनी दी जिनका नेतृत्व बोग्स ने किया था, जो जल्द ही अन्य कैदियों पर हमला करते हैं। ये स्पष्ट हो जाता है कि कारावास की पहली 2 रातों के दौरान बोग्स को एंडी पर एक बड़ा क्रश था। एंडी अपना अधिकांश समय कपड़े धोने का काम करने या बोग्स और बहनों से लड़ने में बिताता है। कठिनाइयों के बावजूद उसे रेड के साथ अपनी दोस्ती में सांत्वना मिलती है। वे साथ मिलकर अपना समय गुजारते हैं। बातचीत में उनका समय उनकी आशाओं और सपनों को साझा करता है। जब एक जेल भवन की छत पर नौकरी की रिक्ति की घोषणा की जाती है, एंडी और उनके अन्य दोस्तों को नौकरी पर लाने के लिए रेड कुछ तार खींचता है। एक दिन एंडी हेडली को करों का भुगतान करने की शिकायत करते हुए सुनता है। एक बैंकर के रूप में अपने व्यापक अनुभव का उपयोग करते हुए आगामी विरासत, उन्होंने हेडली को आईआरएस से प्राप्त धन को अपनी पत्नी के लिए एक मुश्त उपहार में बदलने की सलाह दी। उन्होंने अपने साथी कैदियों के लिए ठंडी बियर के बदले में कागजी कार्रवाई दाखिल करने में मदद करने की भी पेशकश की। अभिमानी कैप्टन पहले तो क्रोधित प्रतीत होता है, लेकिन एंडी की बुद्धिमत्ता को देखने के बाद वह समय के साथ समझौते पर सहमत हो जाता है। एंडी जेल में सभी के साथ अच्छे संबंध बनाता है, जिससे वह अधिक सहज और आश्वस्त हो जाता है। वह पढ़ना भी शुरू कर देता है और अपना ज्ञान बढ़ाता है। कुछ समय बाद वह रेड के पास जाता है। एक और अजीब मांग है कि वह अभिनेत्री रीटा हैवर्थ रेड का पोस्ट चाहता है। ये निश्चित रूप से थोड़ा अजीब है, लेकिन फिर भी वह बिना कुछ पूछे सहमत हो जाता है। मुझे लगता है कि वह 40 के दशक में हॉट थी। बाद में एंडी उन बहनों से मिलता है जो फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसने आत्मविश्वास से उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि वह मरने से नहीं डरता। उसने धमकी भी दी कि अगर वे उसके करीब आए तो वह उनकी मर्दानगी काट डालेगा। मैं तुम्हें काट लूंगा, मैं तुम्हारा लन काट दूंगा। बहनें उसके साहस से दंग रह गईं और इसलिए उन्होंने उसकी धमकी का परीक्षण न करने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया और उसे 1 महीने के लिए अस्पताल में डाल दिया, जिसके परिणामस्वरूप बोग्स को एकांत कारावास दिया गया। और जब वह बाहर आया तो हेडली और उसके लोगों ने उसे पीटा। पिटाई इतनी गंभीर थी कि वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और उसे जेल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बोग के गिरोह के सदस्य भी आगे बढ़ जाते हैं और एंडी को हमेशा के लिए अकेला छोड़ देते हैं। जब एंडी अंततः अस्पताल से रिहा हो जाता है और अन्य लोग उसे मूर्तिकला चट्टानों का एक गुच्छा और जल्द ही रीटा हैवर्थ का एक विशाल पोस्टर उपहार में देते हैं। वार्डन सैमुअल नॉर्टन को एंडी के कौशल के बारे में पता चलता है और वह उससे मिलने के लिए एक औचक सेल निरीक्षण का उपयोग करता है। वह उसे बाइबल पढ़ते हुए पाता है और अपने पसंदीदा छंदों पर चर्चा करता है, क्योंकि गार्ड तस्करी के सामान के लिए सेल को उल्टा कर देते हैं। कुछ भी अवैध नहीं मिलने के बाद नॉर्टन एंडी को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बाइबल कहती है कि मुक्ति भीतर ही निहित है। बाद में एंडी को पता चला कि उसे जेल की लाइब्रेरी में एक वृद्ध कैदी ब्रूक्स हेल्टन के सहायक के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है। बदले में वह जेल प्रहरियों को वित्तीय सलाह देता है और उनके आयकर रिटर्न दाखिल करने में उनकी मदद करता है। काश मैं अंदर था एंडी के साथ जेल में। एक दिन उसे अन्य कैदियों को अपने क्षितिज को व्यापक बनाने में मदद करने के लिए जेल पुस्तकालय का विस्तार करने का विचार आया। नॉर्टन की सलाह पर वह हर हफ्ते पत्र लिखकर मुख्य राज्य सीनेट से धन की मांग करता है। समय के साथ वह इतना लोकप्रिय हो जाता है कि यहाँ तक कि अन्य जेलों के गार्ड भी जब वे एक अंतर जेल बेसबॉल टूर्नामेंट के लिए शशांक से मिलने जाते हैं तो उसकी सेवा लेते हैं। एंडी नॉर्टन का निजी वित्तीय सलाहकार भी बन जाता है। एक दिन ब्रूक्स पर कुछ हावी हो जाता है और वह एक कैदी को बंधक बना लेता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। तब पता चलता है कि ब्रूक्स 50 साल तक सलाखों के पीछे रहने के बाद चौंका देने वाला है। शशांक जेल से रिहा होने वाला था, लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता की वास्तविकता उसके सामने आती है, वह खुद को बाहरी दुनिया के साथ सामना करने में असमर्थ पाता है। वह भयभीत महसूस करता है और अकेला महसूस करता है कि वह हताश प्रयास में कभी भी बाहरी जीवन को अनुकूलित नहीं कर पाएगा।
अपने एकमात्र जीवन को बरकरार रखने के लिए ब्रूक्स कठोर कदम उठाता है और एक साथी कैदी को बंधक बना लेता है, लेकिन अराजकता के बीच एंडी आगे बढ़ता है और ब्रूक्स को शांत होने के लिए मनाता है। वह उसे याद दिलाता है कि जेल से परे अभी भी पूरी दुनिया उसका इंतजार कर रही है। वॉल्स के बाद एंडी ने रेड के साथ घटना पर चर्चा की और बाद में टिप्पणी की कि शशांक के साथ 50 साल बिताने के बाद ब्रूक्स संस्थागत हो गया है। वह अनिवार्य रूप से अपने पूरे जीवन के लिए कैदी बने रहने के लिए तैयार हो गया है और बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ है। रेड कहता है कि ये दीवारें अजीब हैं। पहले आप उनसे नफरत करते हैं, फिर आप उनकी आदत डाल लेते हैं। आपको काफी समय मिल जाता है जिससे आप अगले दृश्य में उस पर निर्भर हो जाते हैं। अंततः ब्रूक्स को जेल में रहना जारी रखने की उसकी इच्छा के बावजूद पैरोल मिल जाती है। जब वह बाहर निकलता है तो आश्चर्य से देखता है ऊंची ऊंची इमारतें और हलचल भरी भीड़। पर्यावरण में अचानक आए बदलाव से अभिभूत महसूस कर रहा है। उसका कोई परिवार या दोस्त नहीं है जो उसका इंतजार कर रहा हो। उसे घर कहने के लिए कोई जगह नहीं है और रहने का कोई उद्देश्य नहीं है। केवल एक चीज जो उससे परिचित है वह है उसकी पुरानी दिनचर्या। एक कैदी की दिनचर्या और शशांक जेल की यादें उसके दिमाग में भर जाती हैं। वह किसी परिचित चीज से जुड़ने के लिए बेचैन हो जाता है। ब्रूक्स एक स्थानीय सुपरमार्केट में नौकरी करता है, लेकिन वह खुद को बाहरी दुनिया की तेज गति और मांगों के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करता हुआ पाता है। उसके आसपास के लोग अलग तरह से बात करते हैं और व्यवहार करते हैं, और वह उनके तरीकों को समझ नहीं पा रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, ब्रूक्स का अवसाद गहराता जा रहा है और वह अपने भविष्य के बारे में निराश महसूस करने लगता है और अंत में भारी भावनाओं से निपटने में असमर्थ हो जाता है। ब्रूक्स एक संदेश को पीछे छोड़ते हुए अकल्पनीय काम करता है। ब्रूक्स यहाँ 6 लंबे लकड़ी के बीम पर था। कठिन वर्ष बीत गए और एंडी की राज्य विधायिका को पत्र लिखने की जिद आखिरकार रंग लाई। जेल ने पुस्तकालय के विस्तार के लिए $200 की राशि दी। साथ ही पुरानी और फटी किताबों और फोनोग्राफ रिकॉर्ड के संग्रह के साथ एंडी को मोजार्ट की द की एक प्रति मिली। फिगारो की शादी ने इस संगीतमय मास्टरपीस को अपने साथी कैदियों के साथ साझा करने का निश्चय किया। एंडी ने वार्डन के कार्यालय में काम करते समय एक जोखिम भरी योजना तैयार की। उसने गार्ड को वॉशरूम में बंद करने और रिकॉर्ड को ओपेरा के नोट्स के रूप में जेल के लाउडस्पीकर सिस्टम पर चलाने का अवसर जब्त कर लिया। जेल की बासी हवा को भरने में एक असाधारण बात होती है। सबसे कठोर अपराधियों सहित कैदी संगीत की सुंदरता से बह जाते हैं। यहाँ तक कि गार्ड भी मदद नहीं कर सकते, लेकिन प्रदर्शन की सरासर शक्ति पर मुस्कुराते हैं। दुर्भाग्य से एंडी की अवज्ञा का कार्य नहीं होता है। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया और उसे 2 सप्ताह के लिए एकांत कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के बावजूद वह अपने विश्वास पर दृढ़ रहा कि आशा जीवित रहने की कुंजी है और उसने शशांक की क्रूर परिस्थितियों को उसे तोड़ने देने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद रेड एक और पैरोल सुनवाई के लिए उपस्थित हुआ। 30 वर्षों तक जेल में रहने के बाद दुर्भाग्य से अधिकारियों ने उसे खुश करने के लिए एक बार फिर उसे अस्वीकार कर दिया और बदले में उसने उसे उसके 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक हार्मोनिका दिया। रेड ने उसे उसके 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मर्लिन मुनरो का एक विशाल पोस्ट दिया। यहाँ तुम विकृत हो जाओ। मोजार्ट घटना के बाद राज्य ने एंडी को पुस्तकालय का विस्तार करने के लिए $500 का बजट दिया। वह अल्पनिधि का बुद्धिमानी से उपयोग करता है और मेन में सर्वश्रेष्ठ जेल पुस्तकालय बनाने के लिए पुस्तक क्लबों और चैरिटी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करता है और बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ इसका नाम स्वर्गीय ब्रूक्स के नाम पर रखता है। हाई स्कूल डिप्लोमा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले कैदियों को पढ़ाना शुरू कर देता है ताकि जेल से रिहा होने पर उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके। इस बीच वार्डन एंडी के ज्ञान और बैंकिंग विशेषज्ञता का फायदा उठाकर खुद को समृद्ध बनाता है और जल्द ही वह कैदियों को जनता के लिए सस्ते मजदूरों के रूप में मजबूर करके मुनाफा कमाना शुरू कर देता है। नॉर्टन की अवैध कमाई को कानून से छिपाने के लिए वह अपने प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर परियोजनाओं को आसानी से जीत लेता है और वह एक काल्पनिक व्यक्ति की पहचान का उपयोग करके कई बैंकों में खाते खोलता है। रेंडल स्टीवंस जो केवल कागज पर मौजूद है और उन्होंने सिस्टम और पुरुष द्वारा ऑर्डर किए गए फॉर्म के अपने व्यापक ज्ञान के साथ इस नकली उपयोगकर्ता को बनाया है। हालांकि रेंडल स्टीवंस वास्तविक जीवन में मौजूद नहीं है। उनके पास जन्म प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस है। योजना फुलप्रूफ है और यदि कानून कभी भी इस मामले की जांच करता है तो वे एक ऐसे व्यक्ति का पीछा करेंगे जो केवल फिल्म के कागजों पर मौजूद है। फिर तेजी से वर्ष 1965 में टॉमी नाम के एक युवक को शशांक में तोड़फोड़ करने और प्रवेश करने के लिए 2 साल की सजा सुनाई गई। टॉमी एक मजेदार और करिश्माई व्यक्ति है। वो 13 साल की उम्र से ही जेल के अंदर बाहर आता जाता रहता है। जल्द ही उसकी एंडी और रेड से दोस्ती हो जाती है और तीनों एक एकजुट बंधन में बंध जाते हैं। एक दिन टॉमी एंडी से हाई स्कूल समकक्ष डिप्लोमा हासिल करने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। एंडी तुरंत सहमत हो जाता है और इसलिए वे शुरू करते हैं। महीनों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद उनकी तैयारी के बाद टॉमी अंततः परीक्षा में बैठता है। हालांकि परीक्षा के अंत तक वह अपने प्रदर्शन से निराश हो जाता है और अपनी उत्तर पुस्तिका कूड़ेदान में फेंक देता है। फिर भी एंडी उसे पुनः प्राप्त करता है और अगले में शिक्षा बोर्ड को भेजता है। सीन रेड टॉमी का सामना करता है और उसकी लापरवाही के लिए उसे डांटता है और उसे उस समय और प्रयास की याद दिलाता है जो एंडी ने उसे हाई स्कूल समकक्ष डिप्लोमा हासिल करने में मदद करने के लिए निवेश किया था। मूर्ख मत बनो। टॉमी को अंततः अपनी गलती की गंभीरता का एहसास होता है और माफी मांगता है। फिर वह एक बम फोड़ता है। एक अन्य जेल में अपने समय के दौरान उसने एक ऐसे व्यक्ति के साथ एक कोठरी साझा की जिसने एक यार और उसके प्रेमी की हत्या करने की बात कबूल की थी। वह व्यक्ति बार बार डींगे मारता था कि कैसे उसने एक निर्दोष बैंकर को इसके लिए फंसाया था। ये सुनकर एंडी हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह बैंकर कोई नहीं है,
खुद के अलावा वह तुरंत टॉमी को गवाह बनाकर नए मुकदमे की मांग करने के लिए वार्डन के पास जाता है। हालांकि लाभ का आसान स्रोत होने की डर से भ्रष्ट वार्डन उसकी मदद करने से इनकार कर देता है और इसके बजाय टॉमी को इस दौरान 1 महीने के एकांत कारावास की सजा देता है। दुर्भाग्य से कुछ दिनों बाद उसे हाई स्कूल डिप्लोमा प्राप्त होता है और उसे जेल से बाहर निकाल दिया जाता है और एंडी को जेल से बाहर निकलने में मदद करने से रोकने के लिए हेडली द्वारा उसे मार दिया जाता है। फिर वार्डन एकांत कारावास में एंडी से मिलने जाता है और उसे टॉमी की मृत्यु के बारे में बताता है और दावा करता है कि उसे मिल गया है। उम्मीद के मुताबिक भागने की कोशिश करते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। एंडी ने इसे नहीं खरीदा और उसने नॉर्टन को पैसे लूटने में मदद करने से इनकार कर दिया। हालांकि वार्डन ने एंडी को एकांत कारावास से रिहा होने के बाद उसके लिए काम करना बंद करने पर लाइब्रेरी को बंद करने सहित गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। रेड से अपने अतीत और अपनी दिवंगत पत्नी के प्यार के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उनके काम और महत्वाकांक्षा ने उन्हें दूर कर दिया और कैसे वह उनकी मौत के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं। भले ही उन्होंने अफसोस और लालसा से अभिभूत होकर ट्रिगर नहीं दबाया। एंडी ने खुलासा किया रेड के लिए उसका अंतिम सपना मैक्सिको के एक छोटे से समुद्र तटीय शहर जिवातानो में भाग जाना था, जहां वह अंततः एक शांतिपूर्ण और सरल जीवन जी सकता है। उसने रेड को एक दिन वहां अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। एंडी ने उसे बकटन मेन के एक विशिष्ट क्षेत्र के बारे में भी बताया जहां उसने कुछ छिपाया हुआ है जिसे वह वापस पाना चाहता है जब वह रिहा हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं एंडी नॉर्टन के लिए अपना संदिग्ध काम फिर से शुरू करता है और इससे रेड की चिंता बढ़ जाती है। तस्कर की चिंताएं तब और बढ़ जाती हैं जब उसे पता चलता है कि एंडी ने एक साथी कैदी से 6 फीट की रस्सी मांगी है। रेड को सबसे बुरा लगता है और उसे डर है कि उसका दोस्त अगले दिन कुछ अकल्पनीय कर सकता है। एंडी नियमित मॉर्निंग कॉल का जवाब नहीं देता है और देखो, पता चलता है कि वह अपने सेल से गायब है। जल्द ही पता चलता है कि उसने एक सुरंग खोदी थी जैकहैमर पोस्टर के पीछे छिपा हुआ है। ये पता चला है कि उसने सुरंग को छिपाने के लिए पोस्टर का आदेश दिया था। फ्लैशबैक में पता चलता है कि उसने दीवार से गंदगी को अपनी जेब में छिपा लिया था, जिसे उसने पिछली रात सुबह की सैर के दौरान आंगन में खाली कर दिया था। एंडी ने नॉर्टन के कई सामान पैक किए थे, कागजात और कपड़े एक प्लास्टिक की थैली में रख दिए, जिसे उसने रस्सी से खुद से बांध लिया। जबकि नॉर्टन और अन्य लोग एस्केप के चारों ओर अपना सिर लपेटने की कोशिश कर रहे थे, एंडी रेंडल स्टीवंस के रूप में प्रस्तुत होकर नॉर्टन के सभी बैंकों का दौरा करता है और सारे पैसे निकाल लेता है। वह नॉर्टन के अवैध होने का सबूत भी भेजता है। शशैंक जेल में अराजकता फैलने के कुछ समय बाद ही राष्ट्रीय दैनिक के कार्य, पुलिस और मीडिया ने क्षेत्र को घेर लिया। हेडली को टॉमी की हत्या के लिए तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य भ्रष्ट अधिकारियों को भी उन सबूतों को हिरासत में ले लिया गया जो एंडी ने भेजे थे। राष्ट्रीय दैनिक हानिकारक साबित होता है और जल्द ही अधिकारी नॉर्टन और उसके साथियों द्वारा बुने गए भ्रष्टाचार के जाल को उजागर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि पुलिस नॉर्टन को गिरफ्तार कर पाती, वह अंत में बेनकाब होने के अपमान से बचने के लिए अकल्पनीय काम करता है और एंडी की विरासत अन्याय के सामने आशा और दृढ़ता के प्रतीक के रूप में जीवित है। कुछ समय बाद रेड को फोर्ट हैनकॉक टेक्सास से एक गुमनाम पोस्ट कार्ड प्राप्त होता है और जब वह इसे पढ़ता है तो उसका दिल प्रत्याशा से धड़कने लगता है। यह उसके पुराने दोस्त एंडी का एक संक्षिप्त संदेश है जो उसे बता रहा है कि वह आखिरकार अपने सपनों की मंजिल पर पहुंच गया है। जिवातानो रेड को भावनाओं का मिश्रण महसूस होता है। वह खुश है कि एंडी ने आजादी और एक नई शुरुआत करने का अपना पुराना सपना पूरा कर लिया है, लेकिन साथ ही उसे इस बात का दुख भी है कि अब उसका दोस्त उसके आसपास नहीं होगा, वह उसकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन आश्चर्य है कि अगर एंडी ऐसा कर रहा है तो उसका क्या हाल है। खुश है अगर वह अभी भी शशैंक में बिताए अपने समय के बारे में सोचता है। जब वह पोस्ट कार्ड को देखता है तो उसे एंडी के शब्द याद आते हैं, कुछ पक्षियों को पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके पंख बहुत चमकीले लाल होते हैं। ये जानकर अपने आंसुओं के माध्यम से मुस्कुराता है कि एंडी उन पक्षियों में से एक है और महसूस करता है उन्होंने साथ में जो समय बिताया उसके लिए आभारी है। फिर 1967 में रेड की पैरोल सुनवाई में कटौती करते हैं। इस बार वह बोर्ड को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि वे उन्हें अवमानना में बताते हैं कि कैसे पुनर्वास सिर्फ एक मनगढ़ंत शब्द है जो उनकी नौकरी को सही ठहराने के लिए आविष्कार किया गया है। रेड ने अपने अतीत के कार्यों के लिए ईमानदारी से खेद व्यक्त किया और कहा कि उसे जीवन भर इसके साथ रहना होगा। अंत में उसने बोर्ड से अनुरोध किया कि वह उसका समय बर्बाद करना बंद करे और उसे आश्चर्यचकित करते हुए उसे अकेला छोड़ दे। रेड की पैरोल इस बार स्वीकृत हो गई है। उसके बाद उसे उसी कमरे में रखा गया जहां ब्रूक्स ने अपनी जान ले ली। इसके अलावा रेड ब्रूक्स की तरह उसी सुपरमार्केट में काम करना शुरू कर देता है। ऐसे क्षण आते हैं जब वह अपराध करने पर विचार करता है ताकि उसे जेल भेजा जा सके, लेकिन हर बार उसे अपना वादा याद आता है। अंततः वह बकटन जाता है और पत्थर की दीवार ढूंढता है जहां एंडी ने कुछ छिपाया था। यह एक छोटा बक्सा निकला जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी थी और उसे जिवातानो में ढूंढने के निर्देश दिए गए थे। एंडी ने पत्र में कहा है कि वह वास्तव में आगे की ओर देख रहा है, उसे देखने के लिए, क्योंकि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसके रेड के प्रोजेक्ट के लिए चीजें प्राप्त कर सके। आखिरकार उसे आशा और आशावाद की शक्ति का एहसास हुआ। जाने से पहले उसने लकड़ी के बीम पर एक संदेश उकेरा जो अब कहता है कि ब्रूक्स यहाँ था, इसलिए अपने पैरोल का उल्लंघन करने के बावजूद रेड था। फोर्ट हैनकॉक में सीमा पार करते समय वह आजाद हो जाता है और उस दमनकारी अतीत को पीछे छोड़ देता है जिसने उसे इतने लंबे समय तक रोके रखा था। वह एंडी के साथ फिर से जुड़ने और एक नए साहसिक कार्य पर जाने के लिए उत्सुक है, ये जानते हुए कि उसके दोस्त ने उसे आशा का उपहार और आगे बढ़ने की ताकत दी है। उसके सपने फिल्म का अंत तब होता है जब दोनों दोस्त अंततः प्रशांत तट के समुद्र तट पर फिर से मिलते हैं।
जिससे एक सुखद अंत होता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सदस्यता लें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।